नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था वह हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में था। इसके पहले जो लेक्चर था वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में था। उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे और आज हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रारूप जो है वो तैयार हो गया है और उसमें कुछ भाषाई अशुद्धियां हैं जिनको दूर कर लेने के उपरांत मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत करने के बाद कैबिनेट से उसे पास किया जाएगा। तो तैयारी की जो है बहुत आवश्यकता है। तो तैयारी आप लोग अपनी जो है एकदम अच्छे ढंग से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम किसी भी समय हो सकता है। ये जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हुआ है और कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है, इसमें लगभग 1.5 से 2 महीने लग सकता है। तो ये मान के चलिए कि 4 या 5 महीने बाद आपका एग्जाम हो सकता है। तो तैयारी एकदम अच्छे ढंग से आप लोग करते रहिए। और जो एक खबर और आ रही थी कि जो राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्तियां हैं वह लोक सेवा आयोग से ना होकर इसी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजकीय इंटर कॉलेजों की वैकेंसियां थी और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की थी, राजकीय महाविद्यालयों की थी और राजकीय मेडिकल कॉलेजों की थी, वो सभी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होंगी। और जो एडेड विद्यालय में भर्ती होगी वह राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। तो यही जो है आपके लिए अच्छी खबर है। आप लोग जो है एकदम तैयारी मन लगाकर करते रहिए, इधर उधर भटकिए मत। तो चलिए हम अपने बिंदु पर चलते हैं। हमारा बिंदु है आदिकाल। इसके पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आदिकाल। आदिकाल तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था। कौन सी? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। कब से? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग बता दीजिए। पिछली क्लास में इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो हम देखते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बताइए कि वीरगाथा काल किसने कहा है आदिकाल को। चलिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना जा सकता है? महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। और भाषा के लिए अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहां मिलता है? अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता को, किसको? अपने पिता गुहसेन को, अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया। बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम मिलता है और जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। ठीक है, चलिए। शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से, जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से, दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में, कि अपभ्रंश साहित्य के बारे में, इसके जो
मुख्य मुख्य कवि हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अपभ्रंश साहित्य, तो अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले आते हैं स्वयंभू। कौन आते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू का समय क्या है? 783 ईस्वी। क्या है? 783 ईस्वी या 8वीं सदी। तो स्वयंभू का समय आप लोग याद कर लीजिए। स्वयंभू का समय एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वयंभू 783 ईस्वी में कहाँ जन्मे थे? कर्नाटक में जन्मे थे। स्वयंभू का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था और 783 ईस्वी यानी 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। ये जैन परंपरा के पहले कवि थे। स्वयंभू जैन परंपरा के पहले कवि थे। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अपभ्रंश का और हिंदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अपभ्रंश का और हिंदी का दोनों का पहला कवि माना। अपभ्रंश का और हिंदी का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जब मैं आदिकाल से क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने इसमें इस क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा किया था कि आदिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, व्यास किसे कहा जाता है, अभिमान मेरु की संज्ञा से किसे अभिहित किया गया है, और भारवी किसे कहा जाता है, भवभूत किसे कहा जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा किए थे। तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी एक रचना है पौंचर्यु। कौन सी रचना है? पौंचर्यु। तो स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौंचर्यु। ये रचना एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है कि पौंचर्यु किसकी रचना है। तो पौंचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें राम का वर्णन है। इसमें राम कथा का सविस्तार वर्णन है। और पौंचर्यु इनकी प्रसिद्धि का आधार है, जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो पौंचर्यु इनकी प्रसिद्धि का आधार है और जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो त्रिभुवन किसके पुत्र थे? स्वयंभू के पुत्र थे, जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। यह ग्रंथ 5 कांडों में विभक्त है, किंतु अपूर्ण कृति मानी जाती है। ठीक है, अपूर्ण कृति मानी जाती है, किंतु 5 खंडों में यह विभक्त है। तो क्वेश्चन इसमें कहां कहां से बनता है? सबसे पहला कि स्वयंभू का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था। तो स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में या 8वीं सदी में कर्नाटक में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पौंचर्यु किसकी रचना है। तो पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि पौंचर्यु में किसका वर्णन है। तो पौंचर्यु में राम का सविस्तार वर्णन है, राम कथा का। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि पौंचर्यु कितने कांडों में है। तो यह 5 कांडों में है। और पौंचर्यु को किसने पूरा किया? तो पौंचर्यु को त्रिभुवन ने पूरा किया। किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। और इनकी एक रचना और भी है, वह है ऋठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंद। तो ऋठ्ठेमचर्यु में कृष्ण कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? कृष्ण कथा का वर्णन है। ऋठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंद इनकी रचना है। तो ज्यादा करके पौंचर्यु से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे पुष्पदंत के बारे में। तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। कब के कवि थे? पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। और मिश्र बंधु तथा शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु तथा शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। किसको? पुष्पदंत। पुष्प या पुण्य मिलता है, तो पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि कौन कौन मानता है? मिश्र बंधु तथा शिव सिंह सेंगर मानते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा? अभिमान मेरु कहा। अभी मैंने चर्चा किया था कि अभिमान मेरु किसे कहा जाता है। तो अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिमान मेरु किसे कहा जाता है। तो अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता था? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता था। और अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। और आगे भोला शंकर व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अपभ्रंश का माघ, भारवी और भवभूति। भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत को क्या कहा है? अपभ्रंश का माघ, भारवी और भवभूति तीनों कहा है। और इनकी जो रचना है वह है महापुराण। महापुराण, रय कुमार चरिव, जसहर चरिव। तो इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे इनकी रचना है महापुराण, तो महापुराण के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं महापुराण के? 2 भाग हैं। एक है आदि पुराण और एक है उत्तर पुराण। तो आदि पुराण और उत्तर पुराण इसके 2 भाग हैं, किसके? महापुराण के। और दूसरी रचना है रय कुमार चरिव। तो रय कुमार चरिव को नाग कुमार चरिव के नाम से भी जाना जाता है और जसहर चरिव को यशोधरा चरित के नाम से जाना जाता है। तो इनकी कितनी रचनाएं मिलती हैं? 3 रचनाएं, महापुराण, रय कुमार चरिव और जसहर चरिव। और महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो पुष्पदंत से क्वेश्चन कहां बनते हैं? कौन कौन से क्वेश्चन पुष्पदंत से बनते हैं? देखिए, पुष्पदंत से भी क्वेश्चन देखिए। जैसे मिश्र बंधु तथा शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। किसको माना है? पुष्पदंत को माना है। और भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का माघ, भारवी और भवभूत कहा है। क्या क्या कहा है? माघ, भारवी और भवभूति कहा है। और अभिमान मेरु की संज्ञा इन्होंने अभिमान मेरु स्वयं को कहा है। किसने कहा है? पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। और 3 रचनाएं हैं, इसको आप लोग जानते ही हैं। तो इतने क्वेश्चन पुष्पदंत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हम यहां पर वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। इसको पढ़ के कम से कम 25 से 30 लोगों ने इंटरव्यू दिया है टीजीटी का। 2016 की जो वैकेंसी थी, इसी हैंड रिटन को पढ़कर कम से कम 25 से 30 लोगों ने इंटरव्यू दिया था और कई लोग सिलेक्ट भी हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे धनपाल को। तो धनपाल की एक रचना है भविष्यत कहा। कौन सी रचना है? भविष्यत कहा, जिसे सूय पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूय पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का क्या है? चरित काव्य है। और आगे आते हैं जोइंद। तो धनपाल भी 10वीं शताब्दी के कवि हैं और जोइंद भी 10वीं शताब्दी के कवि हैं। जोइंद की रचना है योगसार और परमात्म प्रकाश। योगसार और परमात्म प्रकाश, ये दोनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। योगसार और परमात्म प्रकाश रचना किसकी है? तो ये रचना जोइंद की है। इन्हीं रचनाओं से अपभ्रंश में, किसमें? अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत अपभ्रंश में होती है योगसार और परमात्म प्रकाश रचना के माध्यम से। और इसके उपरांत आते हैं अब्दुल रहमान, जो कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता रहा है। इनकी रचना है संदेश राजसक, जो कि एग्जाम में कम से कम 5-6 बार पूछी जा चुकी है। तो संदेश राजसक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। ये 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। और यह एक विरह प्रधान खंड काव्य है। पूछ लिया जाता है कि संदेश राजसक की विधा क्या है? खंड काव्य है, चंपू काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, ऐसे करके ऑप्शन पूछा दिया रहता है। तो क्या है संदेश राजसक? संदेश राजसक एक खंड काव्य है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि संदेश रासक क्या है, तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। भारतीय भाषा में, किस भाषा में, भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह पहली रचना है। किसकी रचना है, किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह भारतीय भाषा में रचित पहली रचना है। और आगे आते हैं जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन नाम से ग्रंथ लिखा है। किस नाम से, उपदेश रसायन रास के नाम से लिखा है। ये रचना भी पूछी जाती है एग्जाम में कि उपदेश रसायन रास के लेखक कौन हैं, तो किसने लिखा है, जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन रास लिखा, जो जैन रास परंपरा काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और अपभ्रंश भाषा का भी प्रथम रास काव्य है। और आगे आते हैं राम सिंह, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ का मतलब क्या होता है, पाहुड़ का मतलब होता है उपहार, तो पाहुड़ दोहा यानी दोहों का उपहार। तो पाहुड़ रचना, पाहुड़ दोहा भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पाहुड़ दोहा रचना किसकी है, तो पाहुड़ दोहा रचना है राम सिंह की। ठीक है, आगे हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्य में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सिद्ध किसे कहते हैं। तो सिद्ध या तंत्र मंत्र के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करने वाले साधकों को सिद्ध कहा गया है। किसे सिद्ध कहा गया है, सिद्ध या तंत्र मंत्र के माध्यम से, सिद्ध या तंत्र मंत्र के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करने वाले साधकों को सिद्ध कहा गया है। और सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से माना जाता है। किस शाखा से माना जाता है, तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से माना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म के किस शाखा से माना जाता है, तो यह वज्रयान शाखा से माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन जी ने कितनी बताई है, 84 बताई है। और सिद्धों का समय जो है वह 7वीं से 8वीं सदी में माना जाता है। इनका केंद्र क्या रहा है, श्री पर्वत सिद्धों का केंद्र रहा है। और इनका प्रचार प्रसार बिहार से लेकर असम तक रहा है। कहां से लेकर, बिहार से लेकर असम तक इनका प्रचार प्रसार होता था। और नालंदा तथा विक्रमशिला, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्ध साहित्य के, किसके, सिद्ध साहित्य के शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्ध साहित्य के शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 महिला साधिकाओं का वर्णन मिलता है। एक मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। तो आप कैसे याद करेंगे, उसका भी सूत्र है मणि में लक्ष्मी। क्या, मणि में लक्ष्मी, मणि में लक्ष्मी आप लोग याद कर लीजिए। मणि से मणिभद्रपा और में से मेखलापा और लक्ष्मी से लक्ष्मीकरा। और एक जो है साधिका का नाम और भी मिलता है, उनका नाम है कनखलापा। क्या है, कनखलापा। तो लेकिन मुख्य रूप से 3 ही साधिका हैं, लेकिन कहीं कहीं कनखलापा का भी नाम मिलता है। तो कनखलापा को भी आप याद कर लीजिए, कनखलापा। चलिए, सिद्धों की भाषा मागधी अपभ्रंश थी। क्या थी, सिद्धों की भाषा मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश। और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है, संध्या भाषा भी कहा जाता है। और किसने कहा है, मुनि दत्त तथा अद्वै ब्रज ने कहा है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है। जब क्वेश्चन एकदम आसान पूछता है तब क्या पूछता है कि सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है, तब तो आप आसानी से बता ही लेंगे कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है तब क्या होता है
कि सिद्धों की तब ऐसे पूछता है, जो आप आंसर याद किए रहते हैं उसको भी क्वेश्चन में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे सिद्धों की भाषा को, अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है, तब आप बता रहे थे संध्या भाषा, और अब क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है, तो किसने कहा है, मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और आगे आते हैं सराहपा। सराहपा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सराहपा में जो पा शब्द है उसका क्या अर्थ है। सराहपा में जो पा लगा हुआ है लास्ट में, सराहपा में जो पा लगा हुआ है उसका क्या अर्थ है, बताइए। पा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पा क्यों लगाया जाता है। सराहपा, सराहपा का समय क्या माना जाता है, तो सराहपा का समय माना जाता है 633 ईस्वी। क्या माना जाता है, 633 ईस्वी। सराह मतलब होता है बाण बनाने वाली, सराह मतलब बाण बनाने वाली, और पा जो है यह है आदर सूचक है। क्या है, आदर सूचक है। तो बाण बनाने वाली स्त्री से प्रेम करने के कारण इनका नाम सराह पड़ा। सराह मतलब बाण बनाने वाली स्त्री, तो बाण बनाने वाली स्त्री से प्रेम होने के कारण इनका नाम सराह पड़ा, और पा जो है आदर के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, सराहपा पड़ा। तो इनका मूल नाम क्या है, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सराहपाद। इनका मूल नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र और सराहपाद आदि मिलता है। इनकी रचना का क्या नाम है, दोहा कोश। दोहा कोश इनकी रचना का नाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे, यह रचना है सराहपा की। और इन्होंने कुल मिलाकर 32 रचनाओं का उल्लेख किया है, और सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। किसका प्रवर्तन किया है, सहजयान संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया है। और इनकी एक पंक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। और सब्रपा ने लिखा है चर्यापद। सब्रपा की रचना का क्या नाम है, चर्यापद। तो दोहा को सराहपा, चर्यापद सब्रपा, योग मार्ग रचना किसकी है, कड़ाहपा की है। तो दोहा को सराहपा, चर्यापद सब्रपा, योग मार्ग कड़ाहपा, और आगे आते हैं लुइपा जो कि सब्रपा के शिष्य थे। देखिए ये जो सिद्ध थे, सिद्धों का नाम आप कैसे याद करेंगे, जैसे सराहपा, तो सराहपा, सब्रपा, कड़ाहपा, लुइपा, बिरूपा, डोम्भिपा, कुक्कुरिपा। कैसे याद करेंगे, तो सराहपा, सब्रपा, कड़ाहपा, लुइपा, बिरूपा, डोम्बिपा और कुक्कुरिपा। आप इन सभी का पहला अक्षर याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, ससक, ससक, लुबिडोकु। अब आपको आसानी से और क्रमानुसार इनका नाम याद हो गया। स मतलब सराहपा, और स से सब्रपा, का से कड़ाहपा, लू से लुइपा, वी से विरूपा, डो से डोम्बिपा और कु से कुक्कुरिपा। सराहपा क्या थे, सराहपा एक ब्राह्मण थे, और सब्रपा क्या थे, सब्रपा एक क्षत्रिय थे। ठीक है, चलिए। तो 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा मान था। किसका सबसे ऊंचा मान था, सबसे ऊंचा मान था किसका, लुइपा का मान था। सिद्धों में 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा मान किसका था, लुइपा का था। ये सब्रपा के शिष्य थे, ये सब्रपा के शिष्य थे। मैंने क्या बताया, ससक, लुबिडोक, सराहपा, सब्रपा, कड़ाहपा, लुइपा, विरूपा, डोम्बिपा और कुक्कुरिपा।
चलिए, इनके साहित्य में रहस्य भावना की प्रधानता पाई जाती है। किसके साहित्य में? लुइपा के साहित्य में रहस्य भावना की प्रधानता पाई जाती है। और आगे आ जाते हैं डोम्बिपा। ये बिरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बिरूपा के शिष्य थे। और डोम्भी गीतिका इनकी रचना का नाम है। डोम्बिपा, देखिए डोम्बिपा में भी डोम भी लगा हुआ है और डोम्भी गीतिका में भी डोम भी है। तो डोम्भी गीतिका कहीं भी रचना पूछी जाएगी तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। क्या होगा उत्तर इसका? डोम्भिपा। डोम्भी गीतिका यानी डोम्भिपा। और इसके बाद आते हैं कुक्कुरिपा। इनके कुल 16 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 16 ग्रंथ माने जाते हैं। और इसके बाद सिद्ध साहित्य की विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी जो विशेषता है वह है महासुखवाद को महत्व। विशेषता में सबसे इंपॉर्टेंट है महासुखवाद को महत्व और युगनद की भावना की प्रधानता। युगनद की भावना क्या होती है? युगनद मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। क्या होता है? स्त्री और पुरुष का आलिंगनबद्ध जो जोड़ा होता है उसी को कहते हैं युगनद। तो युगनद की भावना भी सिद्ध साहित्य में पाई जाती थी। और आगे है पंचमकार। पंचमकार का वर्णन भी सिद्ध साहित्य मिलता है। पंचमकार मतलब मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। और गुरु की महिमा का वर्णन भी मिलता है। और सिद्ध साहित्य प्रवृत्ति मार्गी था। कैसा था? प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी का मतलब होता है मन के अनुसार, मन की जो इच्छा है उसके अनुसार कार्य करना। तो मन की इच्छा के अनुसार कार्य करना प्रवृत्ति मार्गी होता है। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य जो था वह प्रवृत्ति मार्गी था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में नाथ का अर्थ होता है मुक्ति प्रदान करने वाला। नाथ का क्या अर्थ होता है? मुक्ति प्रदान करने वाला। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माना जाता है? गोरखनाथ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। किस एग्जाम में? सुपर टेट के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों ने मच्छंदर नाथ को भी इसका प्रवर्तक माना है। वैसे तो सामान्य रूप से गोरखनाथ को माना जाता है, लेकिन अन्य इतिहासकारों ने मच्छंदर नाथ यानी मत्स्येंद्र नाथ को भी इसका प्रवर्तक माना है। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या कितनी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि सिद्धों की संख्या कितनी है। नाथों की संख्या तो 9 है, लेकिन इसके पहले अभी हम लोग पढ़े थे कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि सिद्धों की संख्या कितनी है। चलिए, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्न नाथों का वर्णन मिलता है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में, किसमें? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्न नाथों का वर्णन मिलता है, जिसका सूत्र मैंने यहां पर लिख दिया है। इस सूत्र के माध्यम से आप ये जो 9 नाथों का नाम लिखा हुआ है इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहले कौन है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो क्या आपको याद करना है? नाज हसभी गोचजम। तो न से नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो इस प्रकार से आप 9 नाथों के नाम याद कर सकते हैं, जो कि गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका वर्णन किया गया है। और नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न विकल्पों में से किसको रसायनी के नाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है। चलिए आगे हैं मच्छंदर नाथ। तो मच्छंदर नाथ की रचना का नाम है कौल ज्ञान निर्णय।
कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मच्छिंद्र नाथ की रचना है। मत्स्येंद्र नाथ जब भोगवाद में फंस गए, किसमें? भोगवाद में फंस गए, तब गोरखनाथ ने कहा, क्या कहा? जाग मच्छिंद्र गोरख आयो। ये पंक्ति भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जाग मच्छिंद्र गोरख आयो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ की है। मत्स्येंद्र नाथ जब भोगवाद में फंस गए तब किसने कहा था? गोरखनाथ ने कहा था। तो यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की पंक्ति है। और किसके लिए लिखी गई है? मत्स्येंद्र नाथ के लिए। जब मत्स्येंद्र नाथ भोगवाद में फंस गए तब गोरखनाथ ने कहा, क्या कहा? जाग मच्छिंद्र गोरख आयो। और गोरखनाथ ने शब्दी प्राण सकली, कुछ रचनाएं गोरखनाथ की यहां पर लिखी हुई हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे एक है शब्दी प्राण संकली, आत्मबोध, नरवय बोध और ज्ञान तिलक। ये इनकी जो रचनाएं हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। क्या माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने किसको माना है? गोरखनाथ को माना है। और आगे एक पंक्ति है कि नाथ बोले अमृतवाणी। पंक्ति क्या है? नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंबली भीजेगा पानी। बरसेगी कंबली और भीजेगा पानी किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की। क्या लिखा है? नाथ बोले अमृतवाणी। आप लोग जानते हैं कि पानी बरसता है और भीगता क्या है? कंबल। लेकिन यहां पर कहा क्या जा रहा है कि नाथ बोले अमृतवाणी और बरसेगा कंबल, मतलब पानी नहीं बरसेगा, क्या बरसेगा? बरसेगा कंबल और भीजेगा पानी। तो नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंबली, भीजेगा पानी किसकी पंक्ति है? यह गोरखनाथ की पंक्ति है। और कुछ विशेषताएं भी हैं यहाँ पर, जैसे सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक महत्व हठयोग को दिया गया, और कुंडलिनी जागरण और षटचक्र भेदन आदि क्रियाओं का अभ्यास भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाथ साहित्य में। तो सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक महत्व हठयोग को दिया गया, कुंडलिनी जागरण और षटचक्र भेदन आदि क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है, और वाह्य आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, वाह्य आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, गुरु के महत्व को स्वीकार करना आदि विशेषताएं भी हैं। और गृहस्थ जीवन को महत्व नहीं दिया गया इसमें, ठीक है? इसको याद रखिएगा कि गृहस्थ जीवन को महत्व यहां पर नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आ जाता है जैन साहित्य। जैन साहित्य तो हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ शालिभद्र सूरीकृत, किसके द्वारा? शालिभद्र सूरीकृत पंच पांडव रास चरित को माना जाता है। किसको माना जाता है? शालिभद्र सूरीकृत पंच पांडव चरित रास को माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ। और आगे है कि डॉक्टर दशरथ ओझा, मुनिजिन विजय और डॉक्टर दशरथ ओझा, और कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। तीन लोग हैं, मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को, किसके द्वारा रचित? शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। किसका माना आदि काव्य? हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है, ठीक है? और आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने
हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जब मैं प्रथम कवि के बारे में चर्चा कर रहा था तब मैंने आपको जो जो भी कवि प्रथम माने गए हैं, जिस राइटर के द्वारा माने गए हैं, उसको मैंने बताया था। जैसे आप एक क्वेश्चन बताइए कि विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? मैंने बताया था आप लोगों को, बताइए विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आपको बताना क्या है कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। चलिए आगे भरतेश्वर बाहुबली की रास के बारे में देखते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास में दो लोग हैं, एक हैं भरतेश्वर और एक हैं बाहुबली। दोनों की वीरता एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास में भरतेश्वर और बाहुबली दोनों की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन हुआ है। किसका किसका वर्णन हुआ है? वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन हुआ है। और श्रृंगार एवं वीर रस का समापन किसमें हुआ है? शांत रस में। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रचना है इनकी, इसमें श्रृंगार एवं वीर रस का समापन किसमें हुआ है? शांत रस में हुआ है। और भरतेश्वर बाहुबली रास रचना कब लिखी गई? 1184 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1184 ईस्वी में लिखी गई। और 205 छंदों का खंड काव्य है यह। कितने छंदों का खंड काव्य है? 205 छंदों का क्या है? खंड काव्य है। तो इतने क्वेश्चन भरतेश्वर बाहुबली से बनते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना। और भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखी गई। और श्रृंगार एवं वीर रस का समापन शांत रस में इसमें होता है। और 205 छंदों का खंड काव्य है। और भरतेश्वर एवं बाहुबली दोनों की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन यहाँ पर हुआ है। और इनकी एक दूसरी प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है क्या है? बुद्धिरास। कौन सी रचना है? बुद्धिरास। तो बुद्धिरास को भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे श्रावकाचार के बारे में। श्रावकाचार रचना एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि श्रावकाचार के लेखक कौन है और यह कब लिखी गई। तो श्रावकाचार यह 933 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 933 ईस्वी में लिखी गई। और इसमें किसका प्रतिपादन हुआ है? श्रावक धर्म का प्रतिपादन हुआ है। और यह श्रावकाचार जो है यह हिंदी की पहली रचना भी मानी जाती है। हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार मानी जाती है। और इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन हुआ है। और 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। और देवसेन का जो समय है वह क्या है? 10वीं शताब्दी। श्रावकाचार के लेखक कौन है? देवसेन, जिसका समय है 10वीं शताब्दी। और इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे लघुनय चक्र और दर्शन सार। कौन सी रचनाएं हैं? लघुनय चक्र और दर्शन सार। तो ये दोनों रचनाएं काव्य की सीमा में नहीं आती, यानी काव्य नहीं है, हो सकता है गद्य हो। और इन्होंने अपभ्रंश में दव्य सहाय पयास नामक काव्य लिखा। इन्होंने अपभ्रंश में दव्य सहाय पयास नामक काव्य लिखा, ठीक है। तो यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि देवसेन की रचना श्रावकाचार जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई, इसे हिंदी की पहली रचना माना जा सकता है या नहीं। तो श्रावकाचार जिसे देवसेन ने 933 ईस्वी में लिखी गई, यह हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जी इसे हिंदी की पहली रचना मानते हैं। चलिए आगे है चंदन बाला रास। 35 छंदों में ये लिखा हुआ क्या है? खंड काव्य है। चंदन बाला रास के लेखक कौन है? आसग कवि हैं। कौन है? आसग कवि।
ये जितनी रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी रचनाओं में से एक रचना एग्जाम में पूछी जाती है, यहीं से इन्हीं रचनाओं में से संभवतः पूछी जाती हैं। तो चंदनवाला रास 35 छंदों में लिखा एक खंड काव्य है, और चंदनवाला रास कब लिखा गया? 1200 ईस्वी में लिखा गया, और इसके लेखक कौन है? आसगु हैं। और भी रचनाएं आप लोग देख लीजिए, जैसे शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि के लेखक कौन है? जिनधर्म सूरि। शालिभद्र सूरि नहीं है, यह है स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास के लेखक कौन है? जिनधर्म सूरि। और रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास के लेखक हैं विजय सेन सूरि। नाम एक ही तरह है, इसीलिए मैंने इन सभी को एकत्रित कर लिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो स्थूलिभद्र रास, जिनधर्म सूरि, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरि, नेमिनाथ रास, सुमति गुण, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। और आगे है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध ये रचना एग्जाम में पूछी जाती है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर्य की रचना है। किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर्य की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेमचंद्र के बारे में हम लोग देखते हैं। हेमचंद्र, तो हेमचंद्र को प्राकृति का पाणिनि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृति का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। एक ग्रंथ का और नाम है शब्दानुशासन, इसका क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? चलिए, इनका एक व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के नाम से लिखा गया है, जो कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का प्रयोग करके लिखा गया है। और कुमारपाल चरित भी रचना इन्हीं की है। कौन सी रचना? कुमारपाल चरित, देसी नाम माला। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कुमारपाल प्रतिबोध। क्या था? कुमारपाल, ये था कुमारपाल प्रतिबोध। तो कुमारपाल प्रतिबोध पूछा जाए तो सोमप्रभ सूर्य, और कुमारपाल चरित पूछा जाए तो क्या होगा? हेमचंद्र होगा। और देसी नाम माला भी इन्हीं की रचना है। आगे हम लोग रासो साहित्य को पढ़ेंगे। रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस साहित्य के नाम से जाना जाता है? तो चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है। जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से बताई है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से बताई है। गारसा दत्तासी ने किस शब्द से बताई है? राजसूय शब्द से बताई है। यहाँ पर मैंने केवल मुख्य विद्वानों ने जो माना है उसी को लिखा है, सभी विद्वानों को नहीं लिखा है, क्योंकि जो पूछे जाते हैं हम उन्हीं को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो गारसा दत्तासी ने किसे माना है? राजसूय। गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से माना है, और ग्रियर्सन ने राजादेश। गारसा दत्तासी ने राजसूय, ग्रियर्सन ने राजादेश, और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम रसायन याद करने कैसे करना है? राम रसायन, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो रसायन किसने माना है? राम ने, यानी रामचंद्र शुक्ल ने। और रासक को किसने माना है? रासक को 3 विद्वान मानते हैं। कौन कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रवली पांडे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सूत्र बना लीजिए हचवी। हचवी, हा से हजारी प्रसाद द्विवेदी, चा से चंद्रवली पांडे और वा से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 3 लोगों ने किस शब्द से माना है? रासक शब्द से माना है। और नरोत्तम स्वामी ने किस शब्द से माना है? तो नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से माना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने चलिए शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी कुछ ही लोग कमेंट किए हैं, बाकी सभी लोगों ने अभी नहीं बताया है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल नाम दिया है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए 12 पुस्तकों का प्रमाण दिया। कितनी पुस्तकों का प्रमाण दिया? 12 पुस्तकों का प्रमाण दिया, जिन्हें भाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत, तो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 4 रचनाएं आती हैं, और देशज भाषा में कितनी रचनाएं आती हैं? 8 रचनाएं। तो 8 + 4 = 12। अपभ्रंश में 4 रचनाएं और देशज भाषा में 8 रचनाएं। तो अपभ्रंश में कौन कौन सी रचनाएं हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, विह की। विह की। विह मतलब विजयपाल रासो, हा से हम्मीर रासो, की से कीर्तिलता और की से कीर्ति पताका। विह की। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और आगे है देशज भाषा में। तो देशज भाषा में कुल मिलाकर 8 रचनाएं हैं। खुमाण रासो, जिसका समय 9वीं शताब्दी है। खुमाण रासो के बाद बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ठीक है, तो ये 8 रचनाएं, इनको आप कैसे याद करेंगे? तो इनका सूत्र है खुमा वीस पृथ्वी पर, जय जय खुश विद्या। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे देखिए, खुमा 20 पृथ्वी पर, जय जय खुश विद्या। यही आपको इतना याद करना है। क्या याद करना है? इधर विह की यानी विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इतना याद करना है केवल। विह की एक शब्द आप याद कर लीजिए, विह की। इसी से आप अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं उनको याद कर लेंगे। और इधर याद कर लीजिए खुमा 20 पृथ्वी पर, क्या? खुमा 20 पृथ्वी पर, जय जय खुश विद्या। तो खुमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो ये कुल मिलाकर 8 + 4 = 12 रचनाएं हो गई, जिनका प्रमाण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे खुमाण रासो के बारे में। चलिए बताइए, खुमाण रासो के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। खुमाण रासो के लेखक का क्या नाम है? खुमाण रासो। चलिए, खुमाण रासो में श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो वीर एवं श्रृंगार परक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? वीर एवं श्रृंगार परक ग्रंथ है। खुमाण रासो कैसा ग्रंथ है? वीर एवं श्रृंगार परक ग्रंथ है। तो जो प्रधान रस है इसमें वह है वीर रस। प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। और सहायक रस कौन सा है? श्रृंगार रस। तो मुख्य रूप से वीर रस और सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और इसमें कुल मिलाकर 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं खुमाण रासो में? 5000 छंद हैं। ठीक है, और इसके लेखक का क्या नाम है? दलपति विजय। क्या नाम है लेखक का? दलपति विजय। इस ग्रंथ में पहली बार युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। किस ग्रंथ में युद्धों का सजीव वर्णन पहली बार हुआ है बताइए?
तो युद्धों का सजीव वर्णन पहली बार किसमें हुआ है? खुमाण रासो नामक ग्रंथ में हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? युद्धों का सजीव वर्णन पहली बार खुमाण रासो में हुआ है। और आगे क्या वर्णन हुआ है? षड ऋतु वर्णन, यानी 6 ऋतुएं जो होती हैं, जो 6 ऋतुएं होती हैं उनका वर्णन भी यहाँ पर हुआ है। और विवाह का वर्णन भी यहाँ पर है। भाषा क्या है? भाषा राजस्थानी है। और मोतीलाल मेनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी का ग्रंथ कहकर रासो साहित्य में स्थान देने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया है? मोतीलाल मेनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी का ग्रंथ कहकर रासो साहित्य में रखने से मना कर दिया है। रासो साहित्य में रखने या स्थान देने से मना कर दिया है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इसे क्या कहा है? अपूर्ण ग्रंथ कहा है। किसने कहा है? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इसे अपूर्ण ग्रंथ कहा है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए आप लोग कि मोतीलाल मेनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी का ग्रंथ कहकर रासो साहित्य में स्थान देने से मना कर दिया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने 17वीं शताब्दी का ग्रंथ कहकर रासो साहित्य में स्थान देने से मना कर दिया? तो आंसर क्या देंगे? मोतीलाल मेनारिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। और बीसल देव रासो में किसका प्रयोग किया गया? किस रस का? तो विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार में भी विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और बीसल देव जो रचना है, इसके संपादन कौन किया है? संपादन, तो संपादन इसका किया है किसने? सत्यजीवन वर्मा ने किया है। किसने किया है इसका संपादन? सत्यजीवन वर्मा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बीसल देव रासो का संपादन किसने किया है? तो बीसल देव का रासो का संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया है। इस ग्रंथ के 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड। और इन चारों खंडों में से एक क्वेश्चन बनता है। इन चारों खंडों में से कितना क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। जो पहला खंड है उसमें नायक बीसल देव, नायक कौन है? बीसल देव, और नायिका राजमती। नायक बीसल देव और नायिका राजमती के विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है? विवाह का। बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन प्रथम खंड में है। और द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट होकर, रानी के व्यंग से दुखी होकर राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। प्रथम खंड में बीसल देव और रानी राजमती के विवाह का वर्णन है। और सेकंड जो है उसमें क्या है? दूसरे खंड में इसमें राजा रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है। ठीक है। और तृतीय खंड में 12 वर्ष तक बीसल देव उड़ीसा में व्यतीत करता है। ठीक है। 12 वर्ष में तक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उड़ीसा में कितने दिन तक बीसल देव रहते हैं? तो 12 वर्ष तक बीसल देव उड़ीसा में रहते हैं। और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती हैं। जब बीसल देव उड़ीसा में 12 वर्ष तक रहते हैं तो रानी राजमती बहुत ही परेशान हो जाती हैं। और यही कारण है कि पहली बार साहित्य में 12 मासा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहित्य में पहली बार 12 मासा का वर्णन जो किया गया है वह किस महीने से प्रारंभ होता है? आरंभ होता है। प्रारंभ नहीं, आरंभ होता है। आरंभ और प्रारंभ में भी अंतर है। किसी दिन आपको बताएंगे इस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है। चलिए, तो ये जो 12 मासा का वर्णन हुआ है इसका आरंभ कब से होता है? कार्तिक मास से होता है। कब से? कार्तिक मास से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि 12 मास का जो वर्णन है उसका जो आरंभ है वह आषाढ़ से भी होता है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले यहीं पे हुई है। ठीक है।
तो यही कारण है कि पहली बार साहित्य में 12 मासा का वर्णन मिलता है और यह वर्णन कार्तिक महीने से शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किसमें होता है? सबसे पहले बीसल देव रासों में होता है, जो कि कार्तिक महीने से आरंभ होता है। और जो चतुर्थ खंड है इसका, उसमें दोनों यानी बीसल देव और रानी राजमती के पुनर्मिलन का वृत्तांत है। दोनों लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये 4 खंड, इसको याद कर लीजिए आप लोग। और बीसल देव रासो एक गेय काव्य है। क्या है? गेय काव्य। किसने माना है? माता प्रसाद गुप्त ने माना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि बीसल देव रासो एक गेय काव्य है। ऑप्शन में दे दिया जाता है खंड काव्य, महाकाव्य, इसी तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे, एक उसमें गेय काव्य भी रहेगा। तो बीसल देव रासो एक गेय काव्य है और किसने माना है? माता प्रसाद गुप्त ने माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पृथ्वीराज रासो पर आते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का जो अंगी रस है वह क्या है? वीर रस है। और सहायक रस क्या है? श्रृंगार रस। अंगी रस वीर रस है और सहायक रस श्रृंगार रस है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंद्रवरदाई है। और इसमें कितने समय हैं? तो इसमें 69 समय है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय पूछा जाता है कि 69 समय है, सर्ग नहीं, समय। इसको याद कर लीजिएगा, सर्ग नहीं होता है इसमें, इसमें क्या है? समय है। कितने समय है? 69 समय है। और कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में? तो पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ पर 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग भी बताते हैं, लेकिन आपको 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, यही याद रखना है, ठीक है। चलिए, और पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता को लेकर इतिहासकारों के 4 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 4 वर्ग हो गए। किस बात को लेकर? पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता को लेकर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ग हैं, किसने प्रामाणिक माना है और किसने अप्रामाणिक माना है। मैंने यहां पर प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक और मुक्तक, तो प्रामाणिक मानने वाले और अप्रामाणिक मानने वाले सभी कवियों को लिया है। और इनको कैसे याद करना है आपको, इसका भी मैंने तरीका ढूंढ निकाला है। तो इसको देखकर आप घबराइए मत कि मैं कैसे इन सभी कवियों को याद करूंगा। तो देखिए, जो प्रामाणिक मानने वाले, सबसे पहले कौन सा वर्ग है? प्रामाणिक मानने वाला वर्ग सबसे पहले यहां पर है, ठीक है। सबसे पहले प्रामाणिक, उसके बाद अप्रामाणिक, उसके बाद अर्धप्रामाणिक और उसके बाद मुक्तक। तो मुक्तक में केवल कौन है? नरोत्तम स्वामी। मुक्तक में आपको केवल एक राइटर का नाम याद रखना है, और कौन से? नरोत्तम स्वामी का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रामाणिक की तरफ हम चलते हैं। प्रामाणिक में कुंवर कन्हैया जू, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया। इनको आप एक सूत्र के माध्यम से याद कर लीजिए, और सूत्र बहुत ही आसान मैंने बनाया है, जो कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। चलिए, तो सूत्र के हिसाब से ही मैंने क्रमानुसार इसको लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुंवर, आपको क्या याद रखना है? कुंवर कर्नल, 2 नाम याद रखना है। सबसे पहले कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम, मथुरा मोती। तो कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम और मथुरा मोती। कितना अच्छा नाम है कि नहीं है? कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम और मथुरा मोती। जहां कुंवर होंगे वहां कर्नल होंगे। कुंवर कर्नल और उसके बाद मोहन मिश्र। किसको याद रखना है? मोहन मिश्र। कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम,
मथुरा मोती। तो कुंवर से कुंवर कन्हैया जू, कर्नल से कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रताप दीक्षित और मोतीलाल मेनारिया। उसके बाद आते हैं अप्रामाणिक मानने वाले कवि। इसको भी मैंने सीरियल से रखा है, जैसे कविराज मुरारीदीन और कविराज श्यामल दास। तो क्या याद रखना है? दो कवि चारों राम। दो राइटर के नाम में कवि लिखा हुआ है, तो दो कवि और चारों राम, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दो कवि चारों राम और अमृत मागव बूलर मुंशी। जितनी दूर मैंने लाइन खींचा है केवल उतनी ही दूर के अक्षरों को आपको याद रखना है। सबसे पहले दो कवि चारों राम, अमृत मागव बूलर मुंशी, इतना याद रखना है। याद हो जाएगा कि नहीं? देखिए आपको 11 लेखकों का नाम याद हो रहा है, यहाँ पर 11 विद्वानों का नाम आपको यहाँ पर याद हो रहा है, और इधर 8 विद्वानों का नाम याद हो रहा है। इन 8 को तो आसानी से याद हो गया कि कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम और मथुरा मोती। और इधर दो कवि चारों राम, अमृत मागव बूलर मुंशी। तो कविराज मुरारीदीन, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, अमृतलाल सील, मारीसम या मारीसन, गौरी चंद्र हीरा चंद ओझा, बूलर महोदय और मुंशी देवी प्रसाद। केवल आप लोगों को इतना याद रखना है कि अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले कौन है? सर्वप्रथम है बूलर महोदय। सर्वप्रथम किसने माना है? तो सर्वप्रथम बूलर महोदय ने माना है। जब आप प्रामाणिक और अप्रामाणिक याद कर लेंगे, और मुक्तक में नरोत्तम स्वामी एक लोग हैं, ये तो आपको याद ही है। जब आप प्रामाणिक और अप्रामाणिक और मुक्तक याद कर लिए तो अर्ध प्रामाणिक आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, और अर्ध प्रामाणिक में केवल आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कर लीजिए। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इनको और इनको इतना आप याद कर लीजिए। जब प्रामाणिक अप्रामाणिक आपका क्लियर हो जाएगा तो जो राइटर बचेगा नरोत्तम स्वामी के अलावा, वो सभी किस में आ जाएंगे? अर्ध प्रामाणिक में आ जाएंगे। तो अर्ध प्रामाणिक में केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इसीलिए मैंने केवल उन्हीं को यहां पर लिखा है। तो सूत्र जल्दी से फटाफट आप लोग याद कर लीजिए प्रामाणिक मानने वालों का: कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम, मथुरा मोती। चलिए, कुंवर कर्नल, मोहन मिश्र, राधा श्याम, मथुरा मोती, दो कवि चारों राम, अमृत मागव बूलर मुंशी। दो कवि चारों राम, अमृत मागव बूलर मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पृथ्वीराज रासो है एक अपूर्ण काव्य ग्रंथ है, जिसे इनके पुत्र यानी जल्हड़ ने पूर्ण किया। ठीक है, इस ग्रंथ को संकलित करने का कार्य किसने किया है? कक्का ने किया है। किसने किया है? कक्का ने किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में लिखित मानते हैं। कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में लिखित मानते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि सुख सुखी संवाद के रूप में लिखित कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। और किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित है, उसको सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। और शिव सिंह सेंगर तथा मिश्र बंधुओं ने चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का राजा कहा है। किसका राजा कहा है? छप्पय छंद का राजा कहा है। किसको कहा है? चंद्रवरदाई को कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं और
शिव सिंह सेंगर ने कहा है, और हरिऔध ने चंद्रवरदाई को हिंदी संसार के चासर हैं ऐसा कहा है। हरिऔध ने क्या कहा है कि चंद्रवरदाई हिंदी संसार के चासर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि हरिऔध ने चंद्रवरदाई को हिंदी संसार के चासर हैं ऐसा कहा है। और इस ग्रंथ की भाषा को डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? परमाल रासो के जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो के महुआ खंड, किस खंड का? महुआ खंड का संपादन परमाल रासो नाम से करवाया था। और इस ग्रंथ का संपादन नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था। किस सभा से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड और जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था अंग्रेजी अनुवाद? वाटरफील्ड और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। आप ये बता दीजिए कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ है, उसमें कुल मिलाकर कवियों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि उनका ग्रंथ है, उसमें कवियों की कुल संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इसका गायन यानी आल्हा खंड का गायन वर्षा ऋतु में होता है। कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। इसके गाने वाले को अलहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलहित कहा जाता है। आल्हा गाने वाले को अलहित कहा जाता है। लेकिन यूपी और बिहार में कुछ जगहों पर इसके गाने वालों को लठौर कहा जाता है। इसके गाने वालों को क्या कहा जाता है? लठौर कहा जाता है। लठौर। और हम्मीर रासो के लेखक सारंगधर हैं। इसको याद कर लीजिए, सारंगधर। हम्मीर रासो के लेखक कौन है? सारंगधर। और विजयपाल रासो के लेखक नल सिंह। हम्मीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, रणमल छंद श्रीधर। ठीक है, हम्मीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, रणमल छंद श्रीधर। आगे हम लोग रासो साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो रासो साहित्य की विशेषताओं में आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा है और युद्धों का सजीव वर्णन है। ठीक है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव वर्णन। राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। वीर रस की प्रधानता और श्रृंगार रस के रूप में श्रृंगार। वीर रस की प्रधानता और सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस। ठीक है, और नीति एवं श्रृंगार के लिए दोहा छंद। नीति एवं श्रृंगार के लिए दोहा छंद, जबकि वीर परक वर्णन के लिए छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि नीति एवं श्रृंगार के लिए दोहा छंद और वीर परक वर्णन के लिए छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है। और छंदों की विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। और शैली के रूप में मुक्तक एवं प्रबंध, शैली के रूप में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों को आधार बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग लौकिक साहित्य पर आते हैं। लौकिक साहित्य में मुख्य रूप से अमीर खुसरो और विद्यापति आते हैं। कौन आता है? अमीर खुसरो और विद्यापति। यदि आदिकाल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो विद्यापति और अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता ही है। वैसे तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो विद्यापति से पूछा जाए या अमीर खुसरो से। चलिए, तो लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो को देखते हैं। इनका समय 1255 से 1324 ईस्वी है। क्या है? 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? एटा जिले के पटियाली गांव में। कहाँ हुआ है? एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ है। और गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया।
और इनकी उपाधि के बारे में देख लेते हैं। अबुल हसन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अबुल हसन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अबुल हसन किसकी उपाधि है। तो अबुल हसन किसकी उपाधि है? अमीर खुसरो की उपाधि है। और इनके बचपन का नाम है, अबुल हसन बचपन का नाम है तुर्कुल्लाह, तुर्कुल्लाह भी इनकी उपाधि है। और कवियों में राजकुमार, खड़ी बोली का आदि कवि। और सबसे इंपॉर्टेंट है तूती ए हिंद या तोता ए हिंद। ये क्वेश्चन भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि तूती ए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। और आगे इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, खालिक बारी, दो सुखने, गजल, मुकरियां, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, तुगलक नामा, नूह सिपहर, राहतुल मर्जी, राहतुल मुर्जी, किस्सा चाह दरवेश। इनकी इतनी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? खालिक बारी, दो सुखने, गजल, मुकरियां, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, तुगलक नामा, नूह सिपहर, राहतुल मुर्जी, किस्सा चाह दरवेश। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यह है कि इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यही है कि इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। और तबला और सितार के आविष्कारक भी हैं। ये तबला और सितार के आविष्कारक हैं। अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा था। क्या लिखा था? गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुं देश। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसको याद कर लीजिए आप लोग कि अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुं देश। आगे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो ने अपने समय में 11 शासकों का आरोहण और अवरोहण देखा था। किसने शासकों का? 11 शासकों का आरोहण और अवरोहण अमीर खुसरो ने देखा था। और अमीर खुसरो ने भाषा के क्षेत्र में ब्रज भाषा, खड़ी बोली तथा उसके साथ ही साथ फारसी का प्रयोग किया है। इन्होंने हिंदी के साथ फारसी भाषा का अनूठा समन्वय किया है, जिसकी वजह से इन्हें भाषा की विकास यात्रा में अत्यधिक सम्मान मिला है। इनकी एक गजल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गजल देखिए, ये गजल तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे, मतलब गजल तो जानते ही हैं, लेकिन ये हो सकता है ना जानते हों कि अमीर खुसरो ने इसे लिखा है। इस पर गाना भी बना हुआ है, ठीक है। तो जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारा मेजा, न लेहू काहे लगाए छतियां। तो ये अमीर खुसरो की गजल है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी क्या हमको लगता है 2021 में ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि ये गजल किसकी है। तो ये गजल अमीर खुसरो की है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति, वा से विद्यापति और वा से विस्पी। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विस्पी यानी दरभंगा में हुआ था। और आरंभ में ये वैष्णव थे किंतु बाद में शैव हो गए। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आरंभ में ये वैष्णव थे और बाद में शैव हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कवि शुरुआत में वैष्णव था लेकिन बाद में शैव हो गया, तो वो कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी उपाधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनकी बहुत सी उपाधियां हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनता है
देख लीजिए इनकी कौन कौन सी उपाधियां, सारी उपाधियों को मैंने कलेक्ट कर लिया है, एक जगह मैंने कर लिया है। ये तो एक पेज में सारी उपाधियां भी इनकी नहीं आ रही हैं। चलिए, इनकी सभी उपाधियों को मैंने एकत्रित कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। आप लोग साथियों एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी साथी जुड़ सकें, और एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो हम तो आपसे फीस भी नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है, कम से कम लाइक ही कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, तो अभिनय जयदेव, इनकी जो उपाधि है वह है अभिनव जयदेव। किसने दिया है? राजा शिव सिंह ने दिया है। अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। अभिनव जयदेव किसने कहा है? राजा शिव सिंह ने दिया है नाम। और हिंदी का वायरन, रासे राजकुमार, हिंदी का वायरन, रासे वायरन में रा आ रहा है, और राइटर का नाम क्या है? राजकुमार। तो हिंदी का वायरन राम कुमार वर्मा, हिंदी का वायरन राम कुमार वर्मा। और पीयूष वर्षी जयदेव किसने कहा है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा है। क्या कहा है? पीयूष वर्षी जयदेव। किसे कहा है? विद्यापति को कहा है। और प्रेम का कवि किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। क्या कहा है? प्रेम का कवि। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है कि जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा है, और अपरूप का कवि किसने कहा है? तो जातीय कवि और अपरूप का कवि किसने कहा है विद्यापति को? बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि और अपरूप का कवि कहा है। और आगे है नवकवि शेखर, इन्हें नवकवि शेखर के नाम से जाना जाता है। सुकवि कंठहार भी कहा गया है, कवि रंजन कहा गया है, और वाक रस सिद्ध कवि कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है? वाक रस सिद्ध कवि। क्या कहा है? वाक रस सिद्ध कवि कहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो नवकवि शेखर, सुकवि कंठहार, कवि रंजन, सरस कवि, कविवर, खेलन कवि और राजा कवि। खेलन कवि, राजा कवि, हिंदी का जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का जयदेव। कवि शिरोमणि, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। और नवकवि राजा पंडित के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके द्वारा लिखित कुल मिलाकर 16 रचनाएं मिलती हैं। कितनी रचनाएं मिलती हैं? 16 रचनाएं मिलती हैं। तो टोटल इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं कि विद्यापति ने कुल मिलाकर कितनी रचनाएं लिखा है? तो विद्यापति ने कुल मिलाकर 16 रचनाएं लिखा है, जिनमें से 13 रचनाएं संस्कृत में है, ठीक है। 13 रचनाएं संस्कृत में मिलती हैं। शुक्ल जी ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा को अपभ्रंश कहा है। किसकी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रंश भाषा कहा है। और कीर्तिलता वीर रस में रचित है। इसको याद कर लीजिए कि कीर्तिलता किस रस में रचित है? तो कीर्तिलता वीर रस में रचित है। और कीर्तिलता में जौनपुर शहर और गोमती नदी का वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर शहर और गोमती नदी का वर्णन किसमें हुआ है? कीर्तिलता में हुआ है। और भृंग भृंगी संवाद शैली में रचित है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह भृंग भृंगी संवाद शैली में रचित है। आप ये बताइए कि सुख सुखी संवाद के रूप में कौन सी रचना रचित है? मैंने बताया था, आप कमेंट करके बताइए कि सुख सुखी संवाद के रूप में कौन सी रचना रचित है। तो भृंग भृंगी संवाद शैली में रचित है यह, और स्वयं विद्यापति ने इसे
पुरुष कहाड़ी कहा है। क्या कहा है विद्यापति ने स्वयं? पुरुष कहाड़ी कहा है। कीर्ति पताका यह एक अप्रकाशित रचना है। कीर्ति पताका प्रकाशित नहीं हुई है। यह रचना कैसी है? प्रेम परक है और इसमें राजा शिव सिंह का वर्णन है और पदावली मैथिल भाषा में है। ठीक है, पदावली किस भाषा में है? मैथिल भाषा में है। राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक पक्ष का वर्णन है यहाँ पर। नचारी तथा राधा के वयाह संधि का वर्णन है। वयाह संधि मतलब एक वय से दूसरे वय में जाना, जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, इस प्रकार से। ठीक है, और नख शिख का वर्णन है। नख शिख मतलब नाखून से लेकर शिखा तक या पैर से लेकर सिर तक कह लीजिए। तो नख शिख मतलब पूरे शरीर का वर्णन एक प्रकार से समझ लीजिए। तो नख शिख का वर्णन है। और विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले वर्ग, विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले वर्ग, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, तो इसको भी याद कर लीजिए। श्रृंगारिक किसको माना जा रहा है? विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले वर्ग में कौन कौन आता है? तो 2 शिव, कितने शिव हुए? शिव प्रसाद सिंह, शिवनंदन सहाय, 2 शिव और 4 राम। 2 शिव 4 राम, 2 शिव, शिव प्रसाद सिंह, शिवनंदन सहाय और 4 राम, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो 2 शिव 4 राम, प्रेम, विनय, बाबू, आनंद, सुभद्रा, इतना आपको याद करना है। तो आप इतना भी याद कर लेंगे तब भी काम चल सकता है कि 2 शिव 4 राम। संभवतः इन्हीं 4 राम से क्वेश्चन बनते हैं। दे दिया जाता है कि ऑप्शन में कि विद्यापति को श्रृंगारिक कौन नहीं मानता है, तो ऑप्शन में राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल दे देगा, एक किसी और विद्वान का नाम दे देगा वहां पर। तो 2 शिव 4 राम, प्रेम, विनय, बाबू, आनंद, सुभद्रा। तो शिव प्रसाद सिंह, शिवनंदन सहाय, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र, विनय कुमार, बाबू राम सक्सेना, आनंद प्रकाश दीक्षित और सुभद्रा झा। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि, चलिए हिंदी के प्रथम कवि, तो बच्चन सिंह किसको प्रथम कवि मानते हैं? विद्यापति को मानते हैं। और मुंज को कौन कौन मानता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और अब्दुल रहमान को कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और पुष्प या पुण्य यानी ये कौन है? पुष्पदंत हैं। तो पुष्पदंत को मिश्रबंधु और शिव सिंह सेंगर मानते हैं। और स्वयंभू को तो आप लोग जानते ही हैं, कौन मानता है? राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। और सराहपा को राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम कवि जरूर पूछा जाता है कि कौन किसे जो है हिंदी का प्रथम कवि मानता है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? सराहपा को मानते हैं। और शालिभद्र सूर्य को कौन मानता है? तो शालिभद्र सूर्य को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं। और ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा। ग्रियर्सन ने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि कहा। और शुक्ल जी ने इन्हें आंशिक रूप से रहस्यवादी कवि और पूर्णतः क्या कहा? पूर्ण रूप से श्रृंगारिक कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को आंशिक रूप से रहस्यवादी और पूर्णता क्या कहा? पूर्ण रूप से श्रृंगारिक कवि कहा। इनकी पंक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट है, देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसो जंपौ और हट्टा। ये कीर्ति लता से है। और अगली पंक्ति है, बालचंद बिजावई भाषा, बालचंद बिजावई भाषा, दुह नहीं लागई दुज्जन हासा।
और अगली पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा, तो है जग तारण दीन। तो ये पंक्तियां याद कर लीजिए। ये जो देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसो जंपो हट्टा, और बालचंद बिजावई भाषा, दुह नहीं लागई दुज्जन हासा, ये दोनों पंक्तियां बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कुछ रचनाएं हैं, इनको भी याद कर लीजिए। जैसे ढोला मारू रा दूहा, ढोला मारू रा दूहा किसकी रचना है? कल्लोल की, कल्लोल। और माधवानल काम कंदला, जो माधवानल काम कंदला रचना है, इस नाम की रचनाएं 3 लोगों ने लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये 3 लोग मिलकर इसको लिखे हैं, ऐसा नहीं है। माधवानल काम कंदला जो रचना है, इस नाम से 3 लोगों ने रचनाएं लिखा है। कौन कौन से? आलम ने लिखा है, गणपति ठाकुर ने लिखा है और बोधा ने लिखा है। आगे जयचंद प्रकाश भट्ट केदार और जय मयंक जसचंद्रिका, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। जय मयंक जसचंद्रिका, जय मयंक में क्या है? माँ है। जय मयंक जसचंद्रिका, माँ से मधुकर कवि। तो जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। इसके बाद हम लोग आदिकालीन गद्य साहित्य भी देख लेते हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य, तो आदिकालीन गद्य साहित्य में कुवलय माला रचना है। इसके लेखक हैं उद्योतन सूरि। कुवलय माला याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, कई मतलब इसमें जैसे आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इधर है अपभ्रंश साहित्य और रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और हिंदी का प्रथम कवि, आदिकालीन गद्य साहित्य। तो क्वेश्चन यहाँ हर जगह से बनते हैं, लेकिन एग्जाम में किस जगह से क्वेश्चन किस बार पूछा जा रहा है ये डिपेंड करता है। तो कुवलय माला उद्योतन सूरि और राउरबेल रोडा कवि, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं। जो राउरबेल है यह रोडा कवि की रचना और शिलांकित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? शिलांकित ग्रंथ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह कैसा ग्रंथ है, तो यह शिलांकित ग्रंथ है। और यह भी पूछा जा चुका है कि इसे चंपू काव्य ग्रंथ भी कहा जाता है और इसमें 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसी काव्य ग्रंथ के माध्यम से हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। इसी काव्य ग्रंथ के माध्यम से नख सिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। किसकी परंपरा प्रारंभ होती है? नख सिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। और कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन भी है इसमें, ठीक है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, और यह व्याकरण प्रधान ग्रंथ है। बनारस की संस्कृत का वर्णन है और अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ है। और वर्ण रत्नाकर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके लेखक का क्या नाम है? तो वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। और मैथिल बोली का यह प्रथम काव्य ग्रंथ है, ठीक है। मैथिल बोली का यह प्रथम काव्य ग्रंथ है। तो आज की क्लास कैसी रही दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और मैंने आप लोगों को ये बताया ही कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रारूप है वो लगभग क्या मतलब तैयार हो चुका है। कुछ भाषा अशुद्धियां हैं, उनको दूर करने के बाद जो है मुख्यमंत्री साहब के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद कैबिनेट से पास होगा, ठीक है। तो 1.5 से 2 महीने में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका एग्जाम भी जल्द करा लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी एकदम मन लगाकर करिए। तैयारी में जो है लेट लतीफी मत करिए। मत सोचिए कि आज नहीं हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप ये सोचिए कि अभी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो कल से नहीं, अभी से तैयारी शुरू करिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर लिटरेचर लवर्स के मंच पर आपको
हिंदी की क्लास रेगुलर 4 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क मिलती है, फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप यहाँ पर तैयारी आकर कर सकते हैं ज्वाइन करके, कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या आपको हो रही है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रख दीजिए, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।